जय श्री श्याम सभी को। कॉमर्स क्लास 12 आप लोगों के लिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूं और आज की क्लास को मैं नॉलेज बिल्डिंग क्लास का नाम दिया। मतलब क्या है? मतलब ऐसा है भैया कि आज की क्लास में आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं कि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होने वाला। मगर एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। टॉपिक के बारे में बात करूंगा और ये टॉपिक इतना इतना ज्यादा जरूरी है जो मैं समझता हूं कि आप कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी माना गया। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम है फाइनेंस। टॉपिक का नाम है फाइनेंस। फाइनेंस आप लोग कॉमन भाषा में जो समझते हैं वो एकदम सही समझते हैं। दैट इज रोकड़ा, दैट इज पैसा, रुपया। ठीक है, उसको थोड़ा सा वाइडर सेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस फाइनेंस को ही हम लोग थोड़ा वाइडर स्कोप में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सिर्फ भर भर के आपको ज्ञान मिलेगा, भर भर के ज्ञान मिलेगा। आपके कॉमर्स सिलेबस में फाइनेंसिंग बोल के एक बड़ा सा यूनिट है। फाइनेंसिंग बोल के एक बड़ा सा यूनिट है जिसके अंदर आमतौर पे देखा गया है कि 3 चैप्टर में अपने क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं वो पूरे फाइनेंसिंग यूनिट को एक साथ समूह बना के आपके पास लेकर, पूरे फाइनेंसिंग यूनिट को। आप ये मत समझिएगा कि भैया आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। वैसे कोई सवाल को सुनने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं फिलहाल। कोई सवाल मैं सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। और ठीक है, हाँ, सवाल अभी आप लोग अपने पास जितना सवाल है ना आप लोग का, आप लोग बटोर के एक कॉपी में लिख के रखें। अभी मैं आपके सवाल को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपके मन में जितने सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं क्योंकि टॉपिक ही इतना मजेदार है। ठीक है ना? टॉपिक इतना मजेदार है। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। फाइनेंस, पैसा, रुपया, रोकड़ा, जो भी आप लोग बोलिए, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितनी भी पेट में गुदगुदी उतर रही है, सबको आप कॉपी में लिखते जाइए। जब मेरा जब मेरा मन भर जाएगा बोलने का, तब हम आपसे पूछेंगे, अब आप बोलिए। ठीक है, तो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस? आप लोग एकदम सही भाषा में समझ गए। ठीक है ना? फाइनेंस मतलब होता है रुपया, पैसा। आज हम लोग इसको अपने आप को लिमिट करेंगे बिजनेस फाइनेंस से। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस में मतलब बोले तो धंधा में। धंधा में रोकड़ा का क्या इंपॉर्टेंस है, रोकड़ा कहां से आता है, रोकड़ा कहां से आएगा, रोकड़ा का क्या करेंगे, कैसे उसको यूज करना है, कहां कहां पे लगाना है, कहां कहां पे रोकड़ा लगता है, कहां कहां से रोकड़ा आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ब्रॉडली देखें तो करीब से करीब 12 से 15 नंबर, 12 से 15 नंबर इस फाइनेंसिंग यूनिट को दिया गया है जो आपके बोर्ड के पेपर में रहता है। 12 से 15 नंबर का सवाल आपको आने वाले 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा। नॉलेज कैप्सूल आज क्लास है, एक मैं रख रहा हूं किसी भी, ये नॉलेज के लिए है। ठीक है ना? नॉलेज मॉड्यूल मैंने इसको बनाया है। एक फेज में या 2 फेज में, कितने फेज में चलेगा मेरे को पता नहीं, तो एक बार चालू तो करने दीजिए। मगर जितने फेज में भी चलेगा, तो ये क्लास को सीखने से ज्ञान बहुत मिलेगा। ठीक है ना? आइडियाज बहुत मिलेंगे।
तो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा, कॉमन सेंस को अपनी चालू रखिएगा, बुद्धू वाला सवाल पूछिएगा मत, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा गर्म है, टॉपिक थोड़ा सा गर्म है। अगर हिसाब से देखें, अगर हिसाब से देखें तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है, तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किए। सबसे पहले तो जब भी पैसों की बात होती है ना, जब भी पैसों की बात होती है बच्चा लोग, आज का सबसे बड़ा टैगलाइन और पहला टैगलाइन, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में जब पैसों की बात होती है या कहीं भी आम जिंदगी में भी जब आप पैसों की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल यह आता है आपके मन में कि पैसा कहां से आएगा, राइट? किन किन बच्चों के मन में पहला यह सवाल आता है कि पैसा कहां से आएगा? किन किन बच्चों को थम्स अप दिखाइएगा, सब थम्स अप दिखाइएगा जिन जिन बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि पैसा कहां से आए, पैसा कहां से आए। सभी बच्चे थम्स अप दिखाइएगा, सभी बच्चे थम्स अप दिखाइएगा जिनके मन में यह सवाल आता है, वो सब बच्चे थम्स अप दिखाइएगा जिनके मन में यह सवाल आता है कि पैसा कहां से आए। अब एक बात बताते हैं, आपके मन में ये जो सवाल आता है ना कि पैसा कहां से आएगा, ये आपके मन का पहला सवाल नहीं है। आप एक्चुअली सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई खर्चा कहां कहां लगने वाला है, खर्चा कहां कहां लगने वाला है। आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि खर्चा कहां कहां लगने वाला है। आप मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी शादी वाड़ी करने जा रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले ये नहीं सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। आप सबसे पहले ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि खर्चा कहां कहां लगेगा। देख यार, अपने सबसे पहले मूवी देखने जाएंगे तो अपने मान लीजिए कैब से जाते हैं, तो कैब से जाएंगे तो 500 रुपया कैब का भाड़ा लग जाएगा। फिर मूवी का टिकट खरीदेंगे, 200-300 रुपया का मूवी का टिकट होगा, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाएंगे, वहां पे लगेगा। फिर अपने थोड़ा सा कहीं पार्टी वार्टी में जाएंगे, मतलब प्ले स्टेशन वगैरह में जाएंगे, वहां जाके गेम वेम खेलेंगे, थोड़ा वो खर्चा लगेगा। फिर थोड़ा सा अपना हैंग आउट करेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पीने जाएंगे, कहीं ढाबे वाबे पे बैठेंगे, थोड़ा सा अड्डाबाजी करेंगे, वहां पे वो थोड़ा खर्चा लगेगा। सब जोड़ जुड़ा के आप लोगों ने सोचा कि भाई पार्टी करने जाएंगे तो 3,000 रुपया के आसपास का खर्चा लगेगा, खर्चा लगेगा 3,000 रुपया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको यह समझ में आया कि 3,000 रुपए का खर्चा लगेगा। उसके बाद आप सोचना चालू करते हैं 3,000 जैसी मोटी रकम कहां से आएगी। फाइनेंस आपको चाहिए। अब आप सोचेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भैया से ले लें, मम्मी से ले लें, पापा से ले लें, दादाजी के पास चले जाए। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस, उसके आप एनालिसिस करते हैं। भैया से लेंगे तो यार बहुत खिटखिट करेगा, साला मतलब बहुत काम वाम करवाएगा, हम लोग से ये करवाएगा, वो करवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मम्मी से जाएंगे तो 1,000 रकम का सवाल पूछेगी और बड़ा रिस्क भी है, अगर पापा को बोल दी तो फंस गए हम लोग। पापा से जाएंगे तो देखो पैसा मिलने का तो चांस रहेगा क्योंकि पापा के पास पोटेंशियल है, लेकिन उतना ही चांस है कि जूता चप्पल का मार भी पड़ जाए, अलग बात है। और दादाजी से पूछने गए तो आउटराइट रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है, पैसा तो मिल जाएगा। सो आप पूरा एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सोर्सेस से। डिफरेंट सोर्सेस को देख लेने के बाद आप एनालिसिस करते हैं किसके पास जाना चाहिए, किसके पास से अपने को सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसके पास से फाइनेंस लेने से अपने पास सबसे ज्यादा फायदा होगा। अकॉर्डिंगली आप वो फाइनेंस को वहां से रेज करते हैं। अकॉर्डिंगली जब आपने देख लिया ना कि हाँ इसके पास से अपने को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, इसके पास से अपने को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वहां से आप फाइनेंस लेकर आ जाते, वहां से फाइनेंस लेकर आ जाते। फिर आप क्या करते हैं, जब पैसा आ जाता है ना, तो और दोस्तों के साथ जब निकलते हैं ना, एकदम कंजूस मक्खी चूस की तरह निकलते हैं आपको, ठीक है ना। जहां सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो के अपना पैसा नहीं लगे, दूसरों का लग जाए, दोस्तों का लग जाए, वही उसी के पैसे में अपने मौज कर ले। मतलब वो पैसा को कैसे यूटिलाइज करना है, द बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूटिलाइज करें,
बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें, ताकि कम से कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सके, और लास्ट में थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाए, थोड़ा दो पैसा कमा भी ले हम लोग, कुछ ना कुछ करके घर में दो पैसा लेके जाए। यही आपका इंटेंशन रहता है, यही आपका इंटेंशन रहता है। तो अगर फाइनेंस की जर्नी को देखें बिजनेस के एंगल से, तो बिजनेस में भी सेम जर्नी, बिजनेस में भी सेम जर्नी। पहले बिजनेस सोचता है कि अपने को फाइनेंस लगेगा कहां, कैपिटल में लगेगा, कैपिटल, सॉरी, कैपिटल का अगर हम बात करें, मतलब फाइनेंस का अगर हम बात करें, तो फिक्स्ड कैपिटल में लगेगा और वर्किंग कैपिटल में लगेगा। अब ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये डिस्कस करना है कि पैसा लगेगा कहां, यहां या यहां। जब आपको पता चल जाता है कि यहां इतना लगेगा, यहां इतना लगेगा, यहां इतना लगेगा, अलग अलग आप निकाल लेते हैं कि यहां यहां पैसा लगने वाला है, तो फिर आप पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखिएगा, आप लोग क्लास 12 में हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी पे दिया जाएगा। देखिएगा, आप लोगों ने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा इस चीज को कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, अलग अलग तरीके से आप लोगों ने सीखा है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन, हमारा ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी पे रहेगा। तो हम यहां पर बोल देते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और आपको थोड़ा सा हम बैंकिंग के बारे में भी आइडिया देंगे, क्योंकि पैसों का बात हो रहा है, तो बैंकिंग के बारे में भी जानना है। इसके अंदर भी अलग अलग वेरियस वेरियस टर्म्स के बारे में हम सिखाएंगे। बैंक में जो अलग अलग टर्म्स यूज होता है उसके बारे में हम सिखाएंगे कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, सीबीएस सिस्टम क्या होता है, ई बैंकिंग किसे कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग चीज जो है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। तो एज अ होल, अगर एज अ क्लास 12 स्टूडेंट अगर आप देखते हैं, तो फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग जो आपका बड़ा सा यूनिट है, उसके अंदर बेसिकली ब्रॉडली अगर हम बोला जाए तो इस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, इस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है ब्रॉडली अगर देखा जाए। सबसे पहला कैटेगरी क्या है, सबसे पहला कैटेगरी क्या है कि पैसा कहां लगेगा, कहां लगेगा। फिर आप देखिए कहां से आएगा, कहां से आएगा, ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। देखिए, हमेशा से मैं बच्चों को कहता हूं, हमेशा से मैं बच्चों को कहते आया हूं कि आपके मन में ये बात होगा कि कॉमर्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है। अरे यार, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच तो देखिए। अगर आप कॉमर्स में सिखाई गई जो बातें हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके अगर सोचने का नजरिया देखेंगे ना, तो आपको लर्न करने की उतनी ज्यादा, मगअप करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, बहुत क्लियरली और सिंपल वे में आपके पास पहुंच जाएगा चीज। आप अपने निजी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, और इसी का नाम है अंकित जलाल, जो कॉमर्स जैसे थ्योरी और बोरिंग सब्जेक्ट को आपकी निजी लाइफ से रिलेट करके आपको एग्जांपल्स देके समझाते हैं कि किस तरीके से आप इस, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही रटने वाले सब्जेक्ट को समझ के नॉर्मली भी याद किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ के नॉर्मली भी याद किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके ओके। देखिएगा, ये 3 है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते, अब चलिए आगे बढ़ते, ये तो हुई फाइनेंस की बात। अब आप देखिए, आपको फाइनेंस लगता कहां कहां, आपको फाइनेंस लगता कहां कहां। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट विथ फाइनेंस लगता कहां कहां है, मैं ना बीच बीच में आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस देते रहूंगा, बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस देते रहूंगा। आप अपने बुक में कहीं पर भी ये सारे क्वेश्चंस लिखते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, भैया ने बताया है, भैया को इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
मैं अपनी नॉलेज बिल्डिंग वाली क्लास में किन किन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस लगा रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जब अपने रेगुलर क्लास करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस कवर हुए। ठीक है ना, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है, कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, उनका आंसर्स किस तरीके से लिखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो अपने नॉर्मल क्लास में डिस्कस करते हैं वो अपने नॉर्मल क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चंस लिखा रहा हूं आपको, अभी जो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा आप लोग लिखेंगे, उन क्वेश्चंस को आप एक गुड क्वेश्चन मान के चलिए, गुड क्वेश्चन। मगर एग्जाम में वही आने वाला है, ये हम कोई ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, ठीक है ना। पहले एकदम बोलते रहे, पहले हम एकदम बोलते रहे, वार्निंग देके यहां पे लिख लेना, स्टैट्यूटरी वार्निंग लाल में एकदम से, ब्लॉक लेटर्स लाल में अंडरलाइन करके, कि ये क्वेश्चन सिर्फ अच्छे और बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, इसका इस बात से कोई नाता नहीं कि यही एग्जाम में है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? What do you mean by business finance? What do you mean by business finance? पहला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना? Okay. Now there is a term that is known as financial planning. Financial planning. अभी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है देखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग आप लोग मैनेजमेंट के चैप्टर में मेरे से सीखेंगे। प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग का मतलब होता है सोचना। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। अभी एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो रहा, काम असल में कुछ हो नहीं रहा है, सोचा जा रहा है। आप लोग भी प्लानिंग करते होंगे, अपने एग्जाम को लेकर प्लानिंग करते होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे लोग अभी बोर्ड्स का प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि आने वाला जो बोर्ड्स में भी जो बचा हुआ है 6-7 महीना 8 महीना बचा हुआ है, 8 महीना हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे गुजारा होगा, कैसे हम लोग अपना सिलेबस को कवर अप करेंगे, ये क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं। पढ़ कोई नहीं रहा है, ठीक है ना। अभी बच्चे सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब ख्वाब भी देख रहे हैं बच्चे, कुछ ख्वाब भी देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। किसी के बच्चे का ऑब्जेक्टिव्स होता है 100 में 100 अगर आ गया ना कॉमर्स में, तो फिर ऐसे है कि अकाउंट्स में 100 आ गया, कॉमर्स में 100 आ गया, तो हम ना श्री राम कॉलेज चला जाएगा, हम ना हंसराज चला जाएगा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी चला जाएगा, हम ना यहाँ चले जाएगा, वहां चले जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मार्केटिंग कर दिया हम कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आप ऐसा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। बोला सोचने में थोड़ी कोई टैक्स लगता है, बिल्कुल सही बात है, सोचने का थोड़ी कोई टैक्स लगता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसों की प्लानिंग में क्या करते हैं, क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या सोचते हैं, वही 3 बातें जो अभी मैंने आपको बताई, कि what are the different financial requirement, आपको पैसों की जरूरत क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन देखिए, जो बच्चा मेरी स्टोरी को सुना होगा, वो बच्चा डेफिनेशन याद कर लिया। डेफिनेशन याद क्या कर लिया? इसके फीचर्स भी याद कर दिए। डेफिनेशन याद होने से आदमी को समझ लीजिए कि 80% तो फीचर्स भी याद हो जाता है, उसी में से निकाल के बच्चा बना लेता है, ठीक है ना। तो क्या ठीक है, फीचर्स वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, अपने रेगुलर क्लास में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर वी थिंक अबाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, और उसके बाद यूटिलाइजेशन, कैसे अपने उसको यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ये 3 चीज के बारे में जो आप सोचते हैं, इसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपने 2 सवालों को अभी तक कैप्चर कर लिया है
कितने आसान तरीके से कि सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस में लगने वाले हर पैसे को अपने फाइनेंस बोलते हैं। इट्स अ वाइडर टर्म, इसमें सब कुछ आ जाता है कि पैसा कहां से आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोगों ने एक वर्ड सीखा, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन द बिजनेस, द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग द फाइनेंस एंड हाउ द सेम वुड बी यूटिलाइज्ड, हाउ द सेम वुड बी यूटिलाइज्ड। तो ये तीन चीज के बारे में अपने सोचेंगे, देख लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सारे बच्चे को कॉपी करने की कोशिश कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेगुलर क्लास में मैं ये सारी चीजें वापस से कराऊंगा, तो उस वक्त भी मैं आपको ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है ना, लिखवाऊंगा। तो आज आपका नॉलेज बिल्डिंग हो रहा है, तो देखिएगा जब आप दोबारा उस चीज को करेंगे ना, तो बहुत जल्दी ग्रैप्स हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके अंदर चला जाएगा और याद हो जाएगा। क्लास में बैठे बैठे जब काम हो जाए, घर में मेहनत करने का अपने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लिखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, थर्ड पॉइंट बना लीजिए ऐसी, फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। नाउ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। आपको एक बढ़िया सी पढ़ाई बता रहा हूं, अभी देखिएगा। अभी तक मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तक आपने कंपनीज की बैलेंस शीट के बारे में नहीं सीखा, ठीक है ना। कंपनीज का जैसे शेड्यूल 3 के हिसाब से जैसे बैलेंस शीट बनता है, आपने नहीं सीखा, मासूम बच्चे हैं अभी आप, बुग्गो है मेरे। आपको बैलेंस शीट मतलब खाली यही चीज पता है कि ऐसा टी शेप्ड फॉर्मेट होता है, इस तरफ एसेट्स रहता है भैया, और इस तरफ लायबिलिटीज रहता है। बहुत सही, बहुत सही है, बस आप इतना ही जानते हैं। मैं इसी से खुश हूं, मैं इसी से खुश हूं। ये तो जानते हैं ना बच्चे, जितने बच्चे अभी क्लास में बैठे हुए हैं, ये तो जानते हैं ना, बता दीजिए जल्दी से प्लीज, एक बार थम्स अप दिखा के बता दीजिए, इतना तो पता ना बैलेंस शीट के बारे में कि यहाँ लाइबिलिटीज है, यहाँ से यहाँ लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एसेट। हेलो, थम्स अप दिखाओ जल्दी जरा, जोश आए। हाँ भैया, हाँ भैया। अब आप देखिए, इसी का दूसरा नामकरण मैं कर रहा हूं, देखिएगा कैसा लग रहा है। इसे अगर मैं कहूं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये लाइबिलिटी को मैंने कहा, और यहां एसेट को मैं कहूं एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। कैसा लग रहा है देखो, यहां पर है कि बिजनेस में पैसा आता कैसे, पैसा आ रहा, पैसा बिजनेस में पैसा आ रहा, कोई कैपिटल दे रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई दे रहा है, सब पैसा दे रहा है, इधर में सारा पैसा जा रहा है। बिल्डिंग खरीद लिया, पैसा गया, फैक्ट्री खरीद लिया, पैसा गया, माल खरीद लिया, पैसा गया, किसी को उधार में बेच दिया, पैसा गया, पैसा जा रहा। एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। देख रहे हैं। और आपको सबसे पहले क्या सोचना रहता है, आप जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या सोचते हैं? एक तो फैक्ट्री लेंगे, तो उसमें लग जाएगा अपने को, समझ लीजिए नहीं करके भी 50 लाख रुपया तो करीब करीब लग ही जाएगा एक तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है। उसमें मशीन लगाएंगे, 20-30 लाख रुपया का मशीन लग जाएगा, उसमें ये लग जाएगा, उसमें वो लग जाएगा, उसमें वो लग जाएगा। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आप एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस के बारे में सोचते कि पैसा कहां कहां लगेगा, पैसा कहां कहां लगेगा, इसके बारे में आप सोचते हैं, ठीक है ना। पैसा कहां कहां लगेगा, इसके बारे में आप सोचते हैं। अब अगर इसको अपने डिटेल में देखें, तो क्लास 11 में मेरे बच्चे पढ़ाई किए थे, क्लास 11 में मेरे को बच्चे पढ़ाई करे थे कि एसेट को दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है। एक है फिक्स्ड एसेट, और दूसरा है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ये बच्चे पढ़े थे देखो।
फिक्स एसेट और करंट एसेट। कितने बच्चे पढ़े थे इस बारे में? इस बारे में कितने बच्चों को नॉलेज है? जल्दी से रेज एंड थम्स अप दिखा दीजिएगा, जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिएगा जितने बच्चों को इस बारे में पता है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। आपको ये सिंपल भाषा में समझाया गया कि जो वन ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा आपके बिजनेस में रह जाए, या वन फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा आपके बिजनेस में रह जाए, मोर देन वन इसको आप बोलेंगे, ठीक है ना, मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल जो आपके बिजनेस में रह जाए, ठीक है, उसे हम फिक्स एसेट के क्राइटेरिया में डाल देते थे। और जो लेस देन वन ऑपरेटिंग साइकिल या लेस देन वन फाइनेंशियल ईयर रहता था, वो आपके करंट एसेट में आ जाता, तो आपके करंट एसेट में आ जाता। तो फाइनेंस की दुनिया में भी सेम है। फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए देखिए, फिक्स्ड एसेट जब अपने बिजनेस में लगाते हैं या लेके आते हैं, जब फिक्स्ड एसेट अपने बिजनेस में लेके आते हैं, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे लंबा, ठीक है ना, फैक्ट्री वगैरह बनवा लिया, ठीक है ना, कोई लैंड वगैरह खरीद लिया, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट, ऑफिस खरीद लिया, ऑफिस प्रमाइसेस, ऑफिस बिल्डिंग, ऐसा भी है देखें आप, ठीक है ना। तो जब कोई फिक्स्ड एसेट आपके बिजनेस में आता है, तो उसके लिए जो पैसा लगता है, जब फिक्स्ड एसेट बिजनेस में आता है, उसके लिए जो पैसा लगता है, वो बिजनेस बहुत जल्दी चुका नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट तो लंबे समय तक रहेगा, मोर देन 1 ईयर। अरे मोर देन 1 ईयर तो बोलने की बात है, ठीक है ना। आपको पता है ये सब जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं लंबे समय के लिए रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अब बहुत बहुत ऐसे होते हैं टिल द लाइफ ऑफ द बिजनेस, कहने का मतलब है लंबे समय तक पैसा ब्लॉक रहता है, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए आप छुटपुटिया लोन नहीं ले सकते। बैंक को जाके बोलेंगे बैंक 2 साल का लोन दे दीजिए ना, हमको एक तो मशीनरी खरीदनी, आप कैसे चुका पाएंगे 2 साल बाद, ठीक है ना, मुश्किल होता है। तो आप ये सोचते हैं कि लंबा लोन मिले, क्योंकि ये एसेट तो लंबे समय तक मेरे पास बिजनेस में रहेगा, तो लोन या जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सिर्फ लोन में ही नहीं बोलूंगा, कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो लंबे समय के लिए मिले। कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाए 10 साल 20 साल के लिए, कोई पैसा लगाए, कोई 50 साल के लिए पैसा लगा दे, कोई ऐसा आ जाए जो बोले भैया जब तक बिजनेस है, जब तक मेरी सांसें हैं, ये पैसा तुम्हारा है, ऐसा कोई आ जाए लंबे समय के लिए फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, कोई जब पैसा लगा देता है तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल कहां यूज करते हैं अपने, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए। ये लॉन्ग टर्म होता है दादा, इसको हम लोग ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। ब्लॉक कैपिटल क्यों कहते हैं इसको हम लोग, ब्लॉक कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पैसा ब्लॉक हो जाता है, लंबे समय तक आपके बिजनेस में टिका रहता है, ठीक है ना, लंबे समय तक एक जगह लग गया, वहीं पर ही लगा हुआ, यहां से फिक्स्ड कैपिटल से पैसा आया, सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा आ रहा है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो आप लॉन्ग टर्म पैसा जब उठाते हैं, लंबे समय के लिए पैसा उठा लिया, उठाए तो यूज कहां करेंगे, लंबा इन्वेस्टमेंट लगाओ, लंबे समय के लिए पैसा आया, लंबा इन्वेस्टमेंट लगाओ, ठीक है ना। अब करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट हो गया जो विद इन 1 ईयर कैश रियलाइज करवा के दे दे, जो विद इन 1 ईयर में आपको कैश रियलाइज करवा के दे दे, उसे हम कहते हैं करंट एसेट, ठीक है ना, करंट एसेट। और यहां पर आपको पता है एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल, और यहां पर आपको मिलेगा करंट लायबिलिटी का नाम सुने होंगे आप, करंट लायबिलिटी का नाम सुने होंगे। जैसा करंट एसेट होता है विद इन 1 ईयर आपके पास वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से करंट लायबिलिटी होती है, जिसको आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या बोरोइंग भी बोलते हैं, मतलब विद इन 1 ईयर आपको ये पैसा चुकाना है, मतलब क्या हो रहा है, ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है,
ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है, देखिए ना, ये करंट एसेट, ये करंट लाइबिलिटी, ये करंट एसेट, ये करंट लाइबिलिटी, ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है विद इन 1 ईयर। देखो ना, यहां से पैसा आता है, यहां चुक जाता है, यहां से पैसा आता है, यहां से चुक जाता है, यहां आया, यहां चुका, यहां आया, यहां चुका, विद इन 1 ईयर सर्कुलेशन हो रहा है, लंबा चल रहा है, लंबा चल रहा है, ठीक है ना। हर रोज कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ जाता है, हर रोज कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ जाता है। देखिएगा एक वर्ड है, देखिएगा एक वर्ड है, बोल रहे हैं डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे, माल, माल उधार में खरीदे हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर, माल उधार में खरीदे हैं, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी में आ गया, यहां पे इन्वेंट्री में आया, स्टॉक आया, माल बिक गया, कैश आ गया, इधर चुक गया, प्रॉफिट रह गया, ठीक है ना, आया गया। डे टू डे एक्टिविटी जो अपने करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, विद इन 1 ईयर पैसा घूम रहा है, डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए, इधर आता है, इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, ठीक है ना। आपको अकाउंटेंसी में टीचर ने सिखाया भी होगा वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल अकाउंटिंग की भाषा में अगर फॉर्मूला पूछे तो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखिएगा, किन बच्चों को यह पता था, किन बच्चों को यह पता था, क्लास 11 में टीचर ने थोड़ा बहुत सिखाया होगा इसके बारे में। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को अपने वर्किंग कैपिटल कहते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को अपने वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तो भैया दो वर्ड आपने हमने सिखाया, एक था फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा था वर्किंग कैपिटल। जब अपने को कोई फिक्स्ड एसेट लेना है, लंबा एसेट लेना है, जो लंबे समय तक मेरे बिजनेस में रहेगा, जब पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक रहेगा, तो अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से लेके आएंगे, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म से लेके आएंगे। जब पैसा अपने को लंबे समय के लिए चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो अपने फिक्स्ड कैपिटल रेज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब अपने को पैसा थोड़े समय के लिए चाहिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, सर्कुलेशन के लिए चाहिए, पैसा मूव होते रहना चाहिए, पैसा मूव होते रहना चाहिए, सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो अपने को डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। करंट एसेट्स के लिए जब पैसा चाहिए, करंट एसेट्स के लिए जब पैसा चाहिए, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल रेज करते हैं। फिक्स एसेट के लिए जब पैसा चाहिए, हम लोग फिक्स कैपिटल रेज करते हैं। बोलिएगा क्या, करंट एसेट के लिए जब पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट के लिए पैसा चाहिए फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट के लिए पैसा चाहिए फिक्स कैपिटल, करंट एसेट के लिए पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। भैया फिक्स कैपिटल कहां से आएगा, फिक्स कैपिटल बताएंगे ना। अभी अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, पैसा कहां कहां लगेगा, अभी चल रहा है पैसा कहां कहां लगेगा, वो अपने सोच रहे हैं, ठीक है ना। फिर अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन में ये सोचेंगे कि पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां से आएगा, वो नेक्स्ट पार्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, आप लोग सोचिए जो अभी हम लोग डिस्कस किए, वो सोच लिए, सोच लिए, ठीक है। आज आज एक बच्चे ने प्यारा सा मैसेज किया, बोला भैया स्टेज वाइज अगर देखें तो पहला स्टेज है कि पैसा कहां कहां लगेगा, दूसरा स्टेज है पैसा कहां कहां से आएगा। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, आई फुल्ली अग्री, आई फुल्ली अग्री विथ व्हाट यू हैव सेड, ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन लिख लीजिए ना, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट? What are the factors that affect fixed capital requirement? आपको ये इतना फिक्स कैपिटल चाहिए, आपको उतना फिक्स कैपिटल चाहिए, किन किन बारों, किन किन फैक्टर्स के बारे में आप सोचते हैं, किन किन फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं, तब आपको पता चलता है अच्छा यहां पर तो अपने को ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, यहां पर तो अपने को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्या 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 क्राइटेरिया क्या होता, किस बेसिस पे आप सोचते हैं? देखिएगा सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर कैसा है, आपका नेचर कैसा है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, तो आपको मशीन चाहिएगा, फैक्ट्री चाहिएगा, फलाना ढिमकाना चाहिएगा, आपको फिक्स कैपिटल हाई चाहिए, फिक्स कैपिटल हाई चाहिए। वर्किंग कैपिटल उतना नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल उतना नहीं चाहिए, लेकिन आपको इन प्रोपोर्शनेट बात करना, वर्किंग कैपिटल डेफिनेटली चाहिए, लेकिन इन प्रोपोर्शनेट देखा जाए, कंपैरेटिवली देखा जाए, तो आपको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिए, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, आप प्रोडक्शन हाउस में बैठे हैं, आपको बड़े बड़ा चीज के लिए पैसा चाहिएगा, बड़ा बड़ा चीज के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदना। अब रॉ मटेरियल जब तक फिनिश गुड्स में नहीं बचे, नहीं बनेगा, तब तक में आपका वो पैसा ब्लॉक रहे, जब तक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स नहीं बनता तब तक में वो पैसा ब्लॉक रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको हाई फिक्स कैपिटल चाहिए, उसी के जगह आप अगर ट्रेडिंग देख लो, ट्रेडिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल तो चाहिए नहीं। अरे आपको फैक्ट्री वैक्ट्री लेना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, छोटा सा भाड़े पे एक दुकान ले लो, ठीक है, माल खरीदना है, सब माल आजकल क्रेडिट में मिलता है, ठीक है ना, क्रेडिट में माल उठा लो, उस माल को प्रॉफिट में बेच दो, कैश में बेच दो, कैश में से पैसा आ जाएगा, कैश में से पैसा आ जाएगा, उससे जिससे माल खरीदा है उसको पेमेंट कर दो, भाड़ा वाड़ा चुका दो, इलेक्ट्रिसिटी चुका दो, जो प्रॉफिट बच गया घर लेके चले जाओ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हमको तो 50 लाख पहला चाहिए, हमको तो 50 लाख पहले चाहिए, फैक्ट्री लेना पड़ेगा, फिर मशीन लगाना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, उसमें 1000 तो लेबर को लगाना पड़ेगा, माल बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना लंबा पैसा का दरकार नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस में अपने को इतना लंबा पैसा का दरकार नहीं पड़ता है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस से आप पता लगा सकते हैं कि आपको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिए या वर्किंग कैपिटल बेसी चाहिए। उसके बाद वाले पॉइंट को देखिएगा, उसके बाद वाले पॉइंट को देखिएगा, नंबर 2, साइज ऑफ द बिजनेस। बड़ा सिंपल पॉइंट है ये, साइज ऑफ बिजनेस, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। अगर लार्ज साइज है, अगर लार्ज साइज बिजनेस है तो ऑब्वियस सा बात है कंपैरेटिवली आपको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिएगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सा बात है। लार्ज साइज बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिएगा। स्मॉल साइज बिजनेस है, अगर आप ऑपरेटिव छोटा सा स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेट सा बात है आपको फिक्स कैपिटल बेसी नहीं चाहिए, फिक्स कैपिटल बेसी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं या कैसे प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कैपिटल गुड्स में काम कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स मतलब वही भारी भरकम गुड्स जो हो गया, एक हो गया कैपिटल गुड्स, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स, एक हो गया कैपिटल गुड्स, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जो फर्दर गुड्स बनाने में यूटिलाइज हो, जैसे आप मशीनरी पार्ट्स बनाते हैं, आप ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे भारी भरकम चीज बना रहे, इंजन वगैरह बना रहे, मोटर पंप्स वगैरह बना रहे, ऐसा भारी भरकम चीज बना रहे, कैपिटल गुड्स बना रहे, तो ऑब्वियस सा बात है कैपिटल गुड्स अगर बना रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिएगा। कंज्यूमर गुड्स बना रहे मतलब जो कंज्यूमर लोग डेली बेसिस पे खरीद ले रहे हैं, डेली बेसिस पे खरीद रहे हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूमर लोग जो खरीद रहा है,
ठीक है ना। तो अगर आप कैपिटल गुड्स बनाते हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स बनाते हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल बेसी चाहिए। और अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल बेसी नहीं चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल बेसी चाहिए। ठीक है ना, आपको फिक्स्ड कैपिटल बेसी नहीं चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल बेसी चाहिए। उसके बाद एक और क्राइटेरिया है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, माल कैसे बना रहे हैं, माल कैसे बना रहे हैं। देखिएगा, आपको पता है दो रकम से अपने प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब जहां पे आप मशीन्स का यूज करते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, जहां पे आप मशीन्स को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को। तो जहां पे डेफिनेट सा बात है, मशीन्स आर ऑलवेज कॉस्टलियर देन ह्यूमंस। ठीक है ना। तो अगर आप मशीन्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ले रहे हैं, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ले रहे हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। और अगर आप लेबर इंटेंसिव ले रहे हैं, लेबर इंटेंसिव ले रहे हैं मतलब मजदूरों से ज्यादा काम करवा रहे हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है ना। आप अगर कैपिटल इंटेंसिव ले रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव ले रहे हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। और अगर आप लेबर इंटेंसिव ले रहे हैं, तो आपको तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। देखिएगा, देखिएगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं करने के लिए, लेकिन आज अभी नॉलेज बिल्डिंग क्लास है, तो मैं समझता हूं कि बच्चे को एक आइडिया देने, एक कंसेप्ट देना, ताकि बच्चे का थिंकिंग खुले कि भाई साहब आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये आप कैसे पहचानेंगे, ये आप कैसे पहचानेंगे। आपके बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। आपके बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, या आप कैसे पहचानेंगे। बोला ये सब फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे। क्या? नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो हम फिक्स कैपिटल पे जाएंगे। अगर मेरा ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हम हैं तो हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर मेरा साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज साइज ऑफ बिजनेस मेरे को करना है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा चाहिएगा। अगर मेरे को स्मॉल स्केल में करना है तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल उतना नहीं चाहिए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे। अगर हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, अगर हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो मेरे को फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगा। अगर हम कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं तो हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगा। अगर मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव है, अगर मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव है तो हमको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिए। अगर मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है तो मेरे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स के बारे में अगर हम कंसीडर करें, ये सब फैक्टर्स के बारे में अगर हम सोचें, तो हम ये जान सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिए या वर्किंग कैपिटल। सुनिएगा मेरा बच्चा, सुनिएगा मेरा बच्चा, आपको ना ये सारी पॉइंट्स याद करनी पड़ती है, ये सारी पॉइंट्स याद करनी पड़ती है। तो आपको पता है ना, अंकित भैया छोटी छोटी दवाइयां देते रहते, छोटी छोटी दवाइयां देते रहते, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसको मैं कहता हूं मेमोरी पिल से, मेमोरी पिल से। इतना सारा ह्यूज कॉमर्स का सिलेबस कैसे याद करेगा मेरा मासूम बच्चा लोग, बोलो। ऊपर से इकोनॉमिक्स का टेंशन, ऊपर से अकाउंट्स का टेंशन, और सबका बाप मैथ्स तो बैठा ही आपकी जिंदगी में, ठीक है ना। इतना टेंशन लेके मेरा बच्चा नहीं जी पाता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट में ना बच्चों को थोड़ी थोड़ी दवाइयां दे देता हूँ, छोटी छोटी कैप्सूल्स देता हूँ, बच्चे को याद हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी सवाल ये है, ठीक है ना, सवाल ये है, ठीक है। बच्चा लोग बोलता है हाँ भैया बस इसी का इंतजार था, आपकी दवाई एक बार मिल जाती ना, रात को नींद बड़े बड़े प्यार से नींद आती भैया। हाँ बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कम सोया करो, जिंदगी ज्यादा जियोगे। सोने से जिंदगी वेस्ट होती है, ठीक है ना, तो थोड़ा कम सोना, जिंदगी ज्यादा जियोगे, ठीक है। चलिए आइए सुनिएगा। ओए 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 ठीक हो गया बाबा ज्ञान दे, सुनिए बाद में ज्ञान दीजिएगा, अभी बताइए दवाई क्या है। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ज्ञान सुनो। बोला, बोला कि फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए।
बड़े गौर से देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल, बड़े गौर से देख रहा था, ठीक है ना, बड़े गौर से, ठीक है। यूथ बैठा है मेरे सामने, यूथ बैठा है मेरे सामने, तो देखिएगा, अगर आप लोग मान लो ऐसे किसी मॉल में गए हैं, ठीक है ना, मॉल में गए हैं, और आपका दोस्त बड़े गौर से किसी को देख रहा है, बड़े गौर से किसी को देख रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको क्या बोलते हैं? ए, एनएसपी कर रहा है क्या? एनएसपी कर रहा है क्या? तो हम बना दिए एनएसपीपी कर रहा है क्या? नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। एनएसपीपी, फिक्स कैपिटल चाहिए कि वर्किंग कैपिटल चाहिए? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? बोला एक बार बिजनेस के साथ एनएसपी करके देख लो, एक बार बिजनेस के साथ एनएसपीपी करके देख लो, एक बार बिजनेस के साथ एनएसपीपी करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वर्किंग कैपिटल बेसी चाहिए या फिक्स कैपिटल बेसी चाहिए। आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, आपका साइज ऑफ बिजनेस कैसा है, आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। एनएसपीपी देखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है, एनएसपीपी क्लियर है। अब देखिएगा, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स affecting working capital requirements, working capital requirements, what are the factors affecting working capital requirements? ये सवाल है, ये सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल है, what are the factors affecting the working capital requirement? देखिएगा, देखिएगा, देखिएगा मेरा बच्चा सुनो ना, सुनो ना, ठीक है। बोलता फिक्स का उल्टा कर लीजिए, फिक्स का उल्टा कर लीजिए। अरे भैया आपने तो अभी भी बता दिया था ना, अभी अभी आपने बता दिया था ना कि कहां पे वर्किंग बेसिस चाहिए, कहां पे फिक्स बेसिस चाहिए, अभी अभी आपने बता के गए हम लोग को, अभी अभी आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे वर्किंग बेसिस चाहिए, यहाँ पे वैसे चाहिए, ठीक है, ठीक है, वैसा आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा बेसिस में थोड़ा घुमा के बोलना चाहता हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस, वही पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस देखिएगा, नेचर ऑफ बिजनेस देखिएगा, सेम बात है। आप जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको पता था कि वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, फिक्स कैपिटल बेसी चाहिएगा, वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगा। यहां पर ना चीजों को और थोड़ा सा घुमा के बोला जा सकता है, यहाँ पे चीजों को और थोड़ा घुमा के बोला जा सकता है। सुनिएगा, जब वर्किंग कैपिटल की बात आ रही है ना, तो बोला मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी वर्किंग कैपिटल बेसी चाहिए एज कंपेयर्ड टू पब्लिक यूटिलिटी, मतलब जो जनता को अपने देते हैं ना, पब्लिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स अगर आप देते हैं, पब्लिक यूटिलिटी, अच्छा गंदा वाला हो गया, रेड वाला से लिखना चाहिए भैया, रेड वाला से लिखना चाहिए, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। देखिएगा क्या किया इन लोगों ने, क्या किया, क्या 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 भैया बोलना क्या चाहते हैं, वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग में आपको फिक्स कैपिटल में बेसी चाहिए, वहां पे आप बोले कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको फिक्स कैपिटल बेसी चाहिए, ट्रेडिंग में आपको वर्किंग कैपिटल बेसी चाहिए, हाँ। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, देखिएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाले में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बेसी है एज कंपेयर्ड टू ये ट्रेडिंग वाला। आपको तो कंपेयर करना ना, आप ये क्यों सोच रहे हैं, आपका कंपटीशन फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग नहीं है, फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग नहीं है। आप जब फिक्स के बारे में बोल रहे हैं तो फिक्स की बढ़ाई करिए, आप जब वर्किंग के बारे में बोल रहे हैं तो वर्किंग की बढ़ाई करिए, है ना। फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग तो कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बड़ा सही चीज लिखा है यहां, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बड़ा सही चीज लिखा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंसर्न है,
उसमें वर्किंग कैपिटल बेसी लगेगा एज कंपेयर टू कोई ट्रेडिंग कंसर्न। बोलिए बोलिए, थम्स अप दिखाइएगा अगर इस चीज पे आप अग्री करते हैं। अगर आप इस चीज पे अग्री करते हैं कि हाँ भैया मैन्युफैक्चरिंग में बेसी लगेगा, अगर आप फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करेंगे तब आप ये बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिक्स कैपिटल बेसी रहता है एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल। लेकिन यहां पे कंपैरिजन की बात नहीं आ रही है, यहां पे बात सिर्फ इतना आ रही है, यहां पे बात इतना आ रहा है, यहां पे बात ये आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते। तो हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न या पब्लिक यूटिलिटी जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न या पब्लिक यूटिलिटी जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज्यादा लगता है, ठीक है ना। साइज ऑफ बिजनेस में सेम बात हो गया, साइज ऑफ बिजनेस में सेम बात हो गया, ठीक है ना। साइज ऑफ बिजनेस में भी सेम बात आएगा। क्या बोलेंगे इसमें, क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बेसी लगता है एज कंपेयर्ड टू स्मॉल स्केल, एज कंपेयर्ड टू स्मॉल स्केल, ठीक है ना। देखो 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 देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चा बड़ा बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप आपके दिमाग में जरूर अभी ये चल रहा होगा कि ये आदमी अब परेशान हो गया है, ये आदमी पिछले 1 घंटा से बोल बोल के अब ये परेशान हो गया है, ये अपने बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहा, धैर्य से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, धैर्य से सोचो। एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना तो वो जिंदगी भर बैठ जाएगा। मैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को कंपेयर नहीं कर रहा। जब आप मेरे से पूछे कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो मैंने बोला कि साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस हाई स्केल पे है, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसी लगेगा एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। अब आप वर्किंग कैपिटल में जब पूछ रहे हैं तो भी मैं यही बोल रहा हूं कि अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। अब बात को समझो, नेचर या साइज ऑफ बिजनेस is the criteria on which you are taking the decision. Factor is size of business, not your fixed capital की working capital. क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। जो बच्चे चैट बॉक्स में हमें लिखे कि नहीं भैया हम कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके लिए यह है, आपसे पूछा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, डेफिनेट सा बात है भैया, डेफिनेट सा बात है। मैन्युफैक्चरिंग वाले में फिक्स कैपिटल बेसी लगेगा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग वाले में फिक्स कैपिटल बेसी लगेगा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। और वही आप यहां पर देखिए, वर्किंग कैपिटल भी तो मैन्युफैक्चरिंग वाले में बेसी लगेगा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल कम लगता है, मैन्युफैक्चरिंग वाले में बेसी लगता है। सिंपल बात है ना। नेचर ऑफ बिजनेस में आप सोचिए, बोलिए बोलिए बोलिए, कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है अभी? कंफर्टेबल जा रहा है बच्चा, अभी कंफर्टेबल जा रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से सोचिए, पॉइंट ऑफ व्यू नेचर ऑफ बिजनेस रखिए। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन इज नॉट द क्राइटेरिया, कंपैरिजन इज नॉट द क्राइटेरिया। बोलिए अभी क्लियर है? अभी क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, तो अभी क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। तो क्या बात है, क्या बात है? हर एक बच्चे के अंदर तक जाना चाहिए, हर एक बच्चे के अंदर तक जाना चाहिए। अरे मुन्ना, मैं रेगुलर क्लास में तो और डीप में जाऊंगा ही, रेगुलर क्लास में तो और डीप में जाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू तो क्लियर होना चाहिए ना बच्चे को, ओवरव्यू तो क्लियर होना चाहिए ना बच्चे को, ठीक है ना। पब्लिक यूटिलिटी लिख दिया तो बेचारा परेशान हो गया, सर पकड़ लिया, दीवार फोड़ लिया, ले 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 ले, तेरी भाषा में बोल दिया, ले राजी हो जा तू,
ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है भैया, इसी में लेके बच्चे परेशान है, ठीक है ना। ना ना थर्ड क्राइटेरिया है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखिएगा, थर्ड क्राइटेरिया, अगर आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब वर्किंग कैपिटल क्या है, डे टू डे ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल क्या है, डे टू डे ऑपरेशन, अगर आपका एफिशिएंसी, आपका डे टू डे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर बेटर है, अगर आपका डे टू डे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर बेटर है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर आपका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम लगता है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपका एफिशिएंसी अच्छा है। जब एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट, यही एफिशिएंसी है, ठीक है ना। सो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड्स टू प्रोडक्शन, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया देखिएगा, फोर्थ क्राइटेरिया मैं बोलूंगा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, ठीक है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। अब ये एक गजब का बात, ये एक गजब का बात है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। देखिएगा, डे टू डे ऑपरेशन चल रहा है, माल खरीदना बेचना, डे टू डे ऑपरेशन चल रहा है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल पे डिपेंड करता है। कोई बिजनेस होता है जो क्रेडिट पे माल खरीद लेता है, कैश में बेचता है, उधार में माल खरीदा, कैश में बेचा, वर्किंग कैपिटल उसको कम लगेगा। पैसा का दरकार कहां है, उधार में खरीदता है, पैसा चाहिए नहीं, कैश में बेचता, पैसा आ गया, पैसे का दरकार कहां है। लेकिन कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसमें आप कैश दे के माल खरीद लेते हो और उधार में बेचते हो, कैश दे के माल खरीदते हो, उधार में बेचते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उधार में बेचना पड़ता है, माल सस्ता मिल जाए इसलिए कैश पेमेंट करके खरीद लो, कैश पेमेंट में माल सस्ता मिलता है, क्रेडिट पे खरीदोगे थोड़ा सा महंगा मिलता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात है और कोई बात नहीं है। तो कैश दे के सस्ता में खरीद रहे थे, कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, थोड़ा सा दाम भी थोड़ा सा चढ़ा के बेच दे, कस्टमर ले ले, तो उधार में बेचता है। इस टाइप के आदमी को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, जो कैश में खरीदे, उधार में बेचे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, अब मैंने आपको यहां पे चार क्राइटेरिया बताया, देखिएगा, यहां पे भी मैंने एक दवाई बनाई है, आपने स्वॉट पढ़ा होगा, स्वॉट, मैंने यहां पे स्नॉट बनाया है, स्नॉट, ठीक है ना, SNOT, स्नॉट, आपने स्वॉट पढ़ा होगा, मैंने स्नॉट बना दिया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ऐसे ये तो आपको पता है ना, दवाइयां हैं, बच्चे जानते हैं कि मेरी दवाइयों का कोई मतलब नहीं होता है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन दवाइयां नहीं है, मैंने अपने तरफ से बनाया है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके 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 ओके, क्लियर है। सो हम लोगों ने ये पढ़ा, सुनिएगा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि बिजनेस में पैसा चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कि वहां पे अपने को ये सोचना पड़ता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि पैसा कहां कहां लगेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सोर्सेस ऑफ फंड्स, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसको यूटिलाइज कैसे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जब हम लोग पढ़ने गए तो हम लोग को पता चला कि दो रकम से फंड रिक्वायरमेंट होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए चाहिए, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल जो हम लोग को डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए। देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको समराइज रूप में याद हो जाना चाहिए अभी के अभी, ठीक है ना, तो समराइज रूप में याद होगा, अभी डिटेल तो हम लोग घुसेंगे रेगुलर क्लास में,
ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि लंबे समय के लिए फिक्स एसेट खरीदने के लिए अपने को फिक्स कैपिटल चाहिए, और छोटे समय के लिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए अपने को वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा वो क्या था, वो फैक्टर्स क्या था, जल्दी से एक लाइन, एक लाइन। क्या बात है, क्या बात है, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत अच्छे। एनएसपीपी, एनएसपीपी, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बारे में मेरा बच्चा लिख भी देगा कि भैया कहां पे फिक्स कैपिटल बेसी लगता है, कहां पे वर्किंग कैपिटल बेसी लगता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा एसएनओटी, एसएनओटी, एसएनओटी मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, और उसके बाद लास्ट में टर्म्स ऑफ परचेजिंग, टर्म्स ऑफ परचेजिंग। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनिएगा इस चैप्टर का, इस इस डिस्कशन का, रादर हम कहेंगे इस डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस डिस्कशन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भैया हम लोग को देखिएगा, बैलेंस शीट की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक बार बैलेंस शीट की तरफ ध्यान दीजिएगा। हम लोग को ये समझ में आया कि ये अगर हमारा बैलेंस शीट है, ये एसेट है, ये लायबिलिटीज है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, हाँ 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 हाँ, देख लिया, वो देख लिया। ठीक है ना। बच्चा लोग बोल रहे हैं भैया हम लोग को आप पूरा बिजनेस के फाइनेंस के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस के फाइनेंस के अंदर समझो, उसके बैलेंस शीट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे फिक्स एसेट अपने को चाहिए, और यहाँ पे करंट एसेट अपने को चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे करंट एसेट अपने को चाहिए। ठीक है, ये अपने को चाहिए होता है, ये अपने को चाहिए होता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने को फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और अपने यहाँ पे बोल सकते हैं करंट कैपिटल, जिसको अपने बोल सकते हैं करंट कैपिटल। ठीक है, या वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वर्किंग कैपिटल इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो मैंने इसका करंट कैपिटल बोला। अब अपने को यह समझना है, अब अपने को यह समझना है कि ये फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए, ये करंट कैपिटल भी चाहिए। यहां पे लंबे समय के लिए पैसा आएगा, यहां पे छोटे समय के लिए पैसा आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आया भैया, ये बात तो समझ में आया। अब अपने ये जो पूरा क्राइटेरिया है ना, जिसको हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, इसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल आपने सोचा होगा, अकाउंटिंग में आपने पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में अपने पढ़ते हैं कि कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ठीक है ना। यहां पे कैपिटल को अपने ब्रॉडर सेंस में ले रहे हैं, कैपिटल को अपने ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो हम बात कर रहे हैं कि अपना ओनर फंड कितना है और बोरोड फंड कितना है। ओनर्स फंड मतलब मालिक लोगों ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, अब बाहर से हम कितना पैसा ले रहे हैं। मालिक लोगों ने कितना पैसा लगाया है, और बिजनेस में बाहर से हम कितना पैसा ले, बाहर से मतलब सभी कुछ, बाहर मतलब सभी कुछ बाहर ले लेंगे। ठीक है ना। आउटसाइड सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इनसाइड सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस में मालिक लोग कितना पैसा लगाता है और बाहर वाले कितना पैसा लगाते हैं, ये हम आप लोगों को अभी सिखाने वाले हैं। अभी हम चालू करने जा रहे हैं एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक, एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है दूसरों के कैश पे ऐश। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि वो अपने बाप के कैश पे ऐश करता है। ठीक है ना। हम उसे कहते हैं कि वो बच्चा बीसीए का कोर्स करता है। ठीक है ना। दो तीन कोर्स है मेरे पास, एक बीसीए है, बाप के कैश पे ऐश, एक है बीसीसी, जो काफी लड़के आजकल इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वो लोग बर्तन, चूल्हा
और चोका, ये सब में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो आजकल, उनको ये सब चीजों का ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, ये सब मेरे हिसाब से है। तो हम लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि बाप की कैश पे ऐश कर रहा है, बाप की कैश पे ऐश कर रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दूसरों के कैश पे भी ऐश किया जा सकता है, दूसरों के कैश पे भी ऐश किया जा सकता है। ये है आज के टॉपिक का डिस्कशन। हाँ, तो सुनिएगा, सुनिए बड़े प्यार से सुनिएगा। एक कंपनी है, मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक है। एक कंपनी है, उसका टारगेट क्या है, उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना के अपने मालिकों को देना। एक कंपनी है, उसका टारगेट रहता है कि वो प्रॉफिट कमा के अपने मालिक लोग को दे। सुन लीजिएगा, इससे ना सवाल आता है, इससे ना सवाल आता है। ये जो टॉपिक अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोग अकाउंटिंग में सम सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से कॉमर्स में भी आपकी जिंदगी में पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि आपको सम सॉल्विंग दे रहा है। भैया कॉमर्स में भी सम्स आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, कॉमर्स में भी सम्स आ रहा है, ठीक है ना, कॉमर्स में भी सम्स आ रहा है। देखते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, देखते हैं। तो आपके आपके जीवन में, आपके जीवन में मैं आप ये जान लीजिए कि कंपनी जो होती है ना, वो खाली हाथ आती है, खाली हाथ जाती है, ये सब आपको पता है कि इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो खाली अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम कर, शेयर होल्डर्स के लिए काम करिए, उसका ऑब्जेक्टिव यही है, पैसा कमाओ, शेयर होल्डर्स को दो। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कहते हैं इसे, ईपीएस, ईपीएस। एक शेयर पे कितना रुपया कमा रही है कंपनी? एक शेयर होल्डर, जो वन शेयर होल्डर होल्डिंग वन शेयर ओनली, वन नंबर ऑफ शेयर, अगर एक शेयर है मेरे पास, मात्र एक शेयर, उस शेयर का जो भी दाम होगा हम आपको दिए हैं, हम आपको दिए हैं, एक शेयर है, तो आप मेरे को कितना कमाते? कंपनी का टारगेट ये रहता है कि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़े, बढ़े। बोलो 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 बोलो, देखो देखो देखो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। कंपनी का टारगेट ये रहता है कि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़े, यही है। मालिक को बेसी से बेसी देना है, मालिक को बेसी से बेसी देना है, यही तो कंपनी का टारगेट है। तो अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ रहा है तो मालिक लोग को बेसी से बेसी दे रहा है ना, मालिक लोग को बेसी से बेसी दे रहा है ना। एक शेयर पे कितना कमा रहा है, एक शेयर पे कितना कमा रहा है, यही तो कंपनी का टारगेट है। कंपनी का टारगेट समझ में आया क्या? कंपनी का टारगेट समझ में आया क्या, बताइएगा, बताइएगा, कंपनी का टारगेट समझ में आया क्या? अर्निंग पर शेयर समझ में आया क्या? थम्स अप दिखाइएगा, थम्स अप दिखाइएगा। ठीक, जिसको समझ में आया थम्स अप दिखाइएगा। कि एक शेयर पे, पर शेयर मतलब एक शेयर पे, वन शेयर होल्डर होल्डिंग वन नंबर ऑफ शेयर अगर होगा तो उसको कितना कमा के दे। और कंपनी का टारगेट रहता है कि वो अपना ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा बढ़ाए, थोड़ा सा बढ़ाए, अर्निंग पर शेयर वो थोड़ा सा बढ़ाए, थोड़ा सा इंक्रीज। मालिक लोग खुश होगा ना उससे, जिस कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा अच्छा वो कंपनी उतनी ज्यादा बढ़िया। हाँ हाँ, वो उतनी ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। और भी अदर फैक्टर्स है, और भी अदर फैक्टर्स है, लेकिन थोड़ा सा अपने को अट्रैक्टिव लगता है कि यार उसका ईपीएस बड़ा गजब, उसका ईपीएस बड़ा गजब है यार, उसमें पैसा लगाएंगे तो अपने को पैसा वसूली होगा, उसमें अगर एक भी शेयर खरीदेंगे ना तो अपने को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, 10 शेयर खरीदे तो और भी अच्छा फायदा, मतलब अर्निंग पर शेयर, अगर एक शेयर के ऊपर आप पैसा बढ़ा दे रहे हैं, सिंपल बात है ना, इकोनॉमिक्स पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा, ठीक है ना। वही सेम बात है, एक शेयर पे अगर कमाई बढ़ रही है तो टोटल शेयर्स पे कमाई बढ़ेगी, यही कंपनी का टारगेट, यही कंपनी का टारगेट होता। अब बताओ ईपीएस का कंसेप्ट समझ में आया? ईपीएस का कंसेप्ट समझ में आया तो थम्स अप दिखा के थोड़ा सा मेरे को जानकारी दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को बताइएगा। ईपीएस का अगर कंसेप्ट समझ में आया कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक शेयर पे कमाई, उसका अगर कंसेप्ट समझ में आया तो बात थम्स अप दिखाइएगा जल्दी से, थम्स अप दिखा के बताइएगा।
बहुत खूब, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से बच्चे को समझ में आया, बहुत अच्छी बात, बहुत खूब। ओके, ओके, ओके। अब देखो भैया, पढ़ाने वाले तो आप ये थे, दूसरों की कैश पे ऐश कैसा किया जाए। थोड़ा सा फीलिंग लेके आइए अपने अंदर। आहा, आने दे, आने दे, कृपा आने दे, थोड़ा सा फीलिंग आने दे, थोड़ा सा फीलिंग आने दे। ए, तुम लोग फीलिंग आने दे रहे हैं ना, फीलिंग आने दे रहे हैं ना। देख, 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 ये मेरा कंपनी है। आहा, फीलिंग आने दे, थोड़ा सा आने दे, समझ समझ। देख इधर, ये मेरा कंपनी, ये इसका शेयर होल्डर्स लोग बैठा हुआ है यहाँ, देख रहे हैं ना। अरे तुम लोग शेयर होल्डर्स को देख रहे हैं ना, बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ, शेयर होल्डर्स लोग बैठा हुआ है। और ये है आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर्स। तैयार हो, तैयार हो, इधर देखो, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर लोग हैं, ये आउटसाइडर। कंपनी क्या चाहती, कंपनी क्या चाहता है, इन लोगों को मैक्सिमम पैसा दें, ईपीएस इन लोगों का हाई रहे, अर्निंग पर शेयर, इन लोगों का ईपीएस मैक्सिमम रहे। ये तो बाहर का आदमी, इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं। हट, हटा, हटा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, बाहर का। ये मेरा मालिक लो, ये अपना है, ये फीलिंग लो पहले। जब तक तुमको ये फीलिंग नहीं आएगा कि ये अपना है, ये बाहरी आदमी है, तुम कैसे इसके पैसों पे ऐश करोगे। टारगेट मेरा यही है, टारगेट मेरा यही है कि हमको ये बाहर वाला आदमी पैसा लगाए। आहा, 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 ये बाहर वाला पैसा लगाए, मेरा मालिक कमाए, बाहर वाला पैसा लगाए, मेरा मालिक कमाए, बाहर वाला पैसा लगाए, मेरा मालिक कमाए। कितना मजा आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है। पैसा तुम लगाओ, कमाएंगे हम, पैसा तुम लगाओ, कमाएंगे हम, तेरे कैश पे ऐश करेगा, तेरे कैश पे ऐश करेगा। बोलो, 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 ये फीलिंग लो है, फीलिंग लो, फिर हम बताएंगे। तुम पैसा लगाओ, हम मजा लेंगे, तुम पैसा लगाओ, हम मजा लेंगे, तेरा पैसा मेरा कमाई, वाह वाह वाह, तेरे पैसे से हम कमा रहे, वाह वाह वाह, तू पैसा दे, मैं खाऊं, वाह 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 वाह। देखिए ना, फीलिंग आ रहा है तो थम्स अप लगाइएगा, फीलिंग आ रहा है तो एक बार थम्स अप लगाइए, फीलिंग आ रहा है तो थम्स अप लगाइएगा, फीलिंग आ रहा है तो थम्स अप लगाइएगा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। तुम पैसा लगाओ और हम खाएं, वाह भैया, ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल, देखिएगा, देखिए। मैं आपको एक कैलकुलेशन देके एक चीज प्रूफ करना चाहता हूं। मान लीजिए टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल एक कंपनी में 1 करोड़ की है, 1 CR, ठीक है ना। बोर्ड दिख रहा है आप लोग को, क्लियर बोर्ड दिख रहा है। टोटल कैपिटल 1 CR, तो यहां पर 1 CR में एक ऐसा केस है जिसमें ओनर्स ने या, चलो ठीक है, ये बाद में बताते हैं। टोटल कैपिटल 1 CR और हमारा रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग मान लीजिए 40% या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा 40% है, मतलब कंपनी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगी उसमें से 40% कमाएंगे। हमको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, हमको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, मान लीजिए 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे हाइपोथेटिकल फिगर्स। अगर आप बाहर वाले से लोन लेते हैं
अगर आप बाहर वाले से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही हाइपोथेटिकल फिगर्स, आप 40% कमा रहे हैं, 15% का आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, टैक्स लग रहा है 10%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, एक है केस 1, एक है केस 2, एक है केस 1, एक है केस 2। टोटल कैपिटल 1 CR है। केस 1 में ओनर ने 40 लाख रुपए लगाए हैं, 40 लाख, 40 लाख। तो आउटसाइडर कितना लगाएगा कि 1 करोड़ टोटल कैपिटल बने, मतलब टोटल अमाउंट हो। आउटसाइडर कितना लगाएगा? 60 लाख आउटसाइडर लगाएगा, तो 1 करोड़ हो गया। टोटल कैपिटल मैंने आपको बताया ना, लाइबिलिटी साइड का पूरा टोटल कैपिटल अपने ब्रॉडर सेंस में ले रहे, ठीक है ना, ब्रॉडर सेंस में ले रहे हैं, ठीक है। तो ओनर का पैसा मान लीजिए 40 लाख है और आउटसाइडर का पैसा 60 लाख, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में ओनर का पैसा 60 लाख है और आउटसाइडर का पैसा 40 लाख। ये केस है, ये केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 है। पहले बात को समझिएगा, पहले फैक्ट्स को समझिए, उसके बाद हम समझाएंगे दूसरों के कैश पे ऐश कैसे किया जाता है। पैसा तेरा, कमाई मेरा। 1 करोड़ रुपया टोटल लगाना है, 1 करोड़ रुपया टोटल लगाना है। तो पहला केस है कि 40 लाख मालिक लोग लगाया है, 60 लाख बाहर वाला। दूसरा केस है 60 लाख मालिक लोग लगाया है, 40 लाख बाहर वाला। ठीक है, ठीक है। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है कि अगर अगर केस 1 का ईपीएस ज्यादा आ जाए, केस 1 का ईपीएस अगर ज्यादा आ जाए, अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ जाए, तो बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी बताइए? बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी बताइए? अरे मालिक ने मात्र 40 लाख लगाया है, दूसरों ने 60 लगाया है। मालिक ने मात्र 40 लाख लगाया है, दूसरों ने 60 लगाया है, और हम कमा रहे बेसी। यहां पे हमने 60 लगाया, दूसरों ने 40 लगाया, और हम ईपीएस कम कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं। इतना पैसा लगाने के बाद भी कम। यहां पे ये दूसरी कंपनी, मालिक लोग कम पैसा लगा रहे, दूसरों पैसा लगा रहे, फिर भी वैसी कमा रहा मालिक लोग। दूसरों के कैश पे ऐश। समझ पा रहे हैं तो थम्स अप दिखाइएगा एक बार। समझ पा रहे हैं तो थम्स अप दिखाइएगा। दूसरों के कैश पे ऐश दिख रहा है क्या? अगर मैं ये बता दूं कि यहां पे ईपीएस बेसी, केस 1 में ईपीएस अगर बेसी है, अगर ये आपके दिमाग में घुस जाए, तो बताइए आप संतुष्ट होंगे दूसरों के कैश पे ऐश? केस 1 में ईपीएस बेसी, कैसे होगा भैया? कैसे होगा भैया? आइए आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये है केस 1 और ये है केस 2। In both the conditions, let us first take out what is the profit before interest and taxes. देखिएगा, इंटरेस्ट का खर्चा दोनों में लगेगा, क्योंकि बाहर से पैसा लिए हैं, बाहर से पैसा लिए हैं, तो इंटरेस्ट का खर्चा दोनों में लगेगा। और दोनों में बाहर का अमाउंट अलग अलग है, बाहर का अमाउंट अलग अलग है, तो खर्चा वैरी करेगा। उसके अलावा कंसिडरिंग कि सबका नॉर्मल खर्चा है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं इन दोनों केस में 1 करोड़ का 40%, 40 लाख लेके काम करना चाहता हूं। आपको कोई शिकायत हो तो मेरे को बताइएगा। मैं इन दोनों केस में 40 लाख लेके काम करना चाहता हूं, मतलब दोनों में कमाई बराबर की है, क्योंकि दोनों ने बराबर पैसा लगाया है। केस 1 ने भी 1 करोड़ लगाया है, केस 2 ने भी 1 करोड़ लगाया है, दोनों ने बराबर पैसा लगाया।
तो दोनों की 40% की रिटर्न है, तो मैंने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों में 40-40 लाख ले लिया। कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है किसी को? कोई शिकायत, कोई शिकायत। अब ये प्रॉफिट में से मैं माइनस करता हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हटा दीजिए, इंटरेस्ट को हटा दीजिए। तो इंटरेस्ट कैसे हटेगा, रुकिए। आउटसाइडर, आउटसाइडर ने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर ब्याज लगेगा, उसके ऊपर ब्याज लगेगा 15%, उसके ऊपर ब्याज लगेगा 15%। आउटसाइडर ने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर ब्याज लगेगा 15%। तो आइए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। केस वन में आउटसाइडर ने 60 लाख लगाया, केस वन में आउटसाइडर ने 60 लाख लगाया है, तो उसका 15% अगर अपने करते हैं तो 9 लाख रुपया आता है, 9 लाख रुपया आता है केस वन। और केस टू में आउटसाइडर ने 40 लाख रुपया लगाया है, तो उसका 15% अगर करेंगे तो 6 लाख रुपया आएगा। माइनस करना है, माइनस करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर आ रहा है 31 लाख और यहां पर आ रहा है 34 लाख। 31 लाख, 34 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है, क्लियर है। देखिए अभी तक मैंने जो भी आपको यहां पे कैलकुलेट करके बताया है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है बच्चों को? कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक का फैक्ट्स और सॉल्यूशन, फैक्ट्स और सॉल्यूशन अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखाइएगा, एक बार थम्स अप दिखाइएगा। अगर फैक्ट्स और सॉल्यूशन अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखाइएगा। दूसरों के कैश पे ऐश करना सिखा रहे हैं, इतना आसानी से आपके भेजे में घुस जाए तो मजा ही आ जाए ना, तो मजा ही आ जाए ना। इतना इजी नहीं होगा, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए। थम्स अप दिखाइएगा, थम्स अप दिखाइएगा, थम्स अप दिखाइएगा जिसको समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 40 लाख, दोनों में बराबर चल रहा है। उसमें से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, जिसने जितना पैसा लगाया था, आउटसाइडर से जो पैसा आया था उसके हिसाब से 15% लगाया मैंने। इंटरेस्ट का रेट यहां पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, दोनों को सेम सेम लगाया है। फिर अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स। टैक्स का रेट है 10%, टैक्स का रेट है 10%। तो 31 में से 10% अगर आप माइनस कर दे, मतलब 3,10,000 आप माइनस कर दीजिए यहां पे, और यहां पर 3,40,000 माइनस कर दे रहे हैं। एक तो आपको देख के अच्छा लग रहा होगा, एक तो आपको यहां पर देख के अच्छा लग रहा होगा, यहां पर केस वन में टैक्स कम देना पड़ रहा है, केस वन में टैक्स कम देना पड़ रहा है। ए भाई, दूसरों ने पैसा लगाया, आहा, तुम्हारी नजर जो हम पे पड़ी, टैक्स कम हो गया। तुम्हारी नजर जो हम पे पड़ी, ये टैक्स कम हो गया। देखो ना, दूसरों ने ज्यादा पैसा लगाया, हमारा टैक्स कम हो गया। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब आ गया आपके पास, अब आ रहा है आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देख लेते हैं क्या हिसाब किताब हो रहा है। 2790 बन रहा है, 2790 बन रहा है इधर में, और इधर में बन रहा है 30,60,000। एक बार मैं बच्चों को चैट बॉक्स में लिखने बोलूंगा, चैट बॉक्स में लिखने बोलूंगा। अभी तक देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देख रहे हैं गौर से, आपकी दिल की धड़कन से क्या आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ईपीएस, ईपीएस किसका ज्यादा होगा, केस वन का या केस टू का? आपकी दिल की धड़कन क्या बता रही है, केस वन का या केस टू का? बस एक बार फिगर्स को देख के बताइएगा, फिगर्स को देख के बताइएगा। ये 30 लाख का प्रॉफिट है, यहां 27 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। केस वन या केस टू बताइएगा। सभी बच्चों का जवाब चाहिए चैट बॉक्स में, आइए चैट बॉक्स में बताइए। केस वन में बेसी आ रहा है या केस टू में? क्या लग रहा है, आपके मन की बात क्या है?
आपके मन की बात क्या है? हाँ, चैट बॉक्स में बताइए, केस 1 या केस 2? केस 1 या केस 2, क्या लग रहा है? प्रॉफिट अभी तक क्या लग रहा है? मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि भैया केस 2 का प्रॉफिट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है इसका ईपीएस भी ज्यादा ही होगा। इसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है इसका ईपीएस भी ज्यादा ही होगा। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। लेकिन करिश्मा होना बाकी है, अभी करिश्मा होना बाकी है। देखिएगा, देखिएगा, एक बात है जो मैंने छुपा के रखी थी, एक बात है जो मैंने छुपा के रखी थी, अभी उसका खुलासा कर देता हूं। माइनस करना है। देखिए, ओनर्स फंड अगर मैं बोल रहा हूं, ओनर्स फंड में सबसे बढ़िया जो फंड होता है वो होता है शेयर्स। शेयर कैपिटल जो होता है ना, शेयर कैपिटल, उसे हम ओनर्स फंड मानते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको अकाउंट्स टीचर ने बिल्कुल सिखाया ही होगा कि शेयर जो होता है वो ओनर्स फंड होता है, शेयर कैपिटल जो होता है वो ओनर्स फंड होता है। अब अगर एक शेयर का दाम, फेस वैल्यू जिसको कहते हैं, 10 रुपीज है, अगर एक शेयर का दाम 10 रुपीज है और 40 लाख शेयर्स हैं, 40 लाख अमाउंट है, रुपीज है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, 40 लाख रुपीज का शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर 4 लाख होंगे और यहां पर 6 लाख होंगे। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यहां पे 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, यहां पे 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। अपनी सम में प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, सारे इक्विटी शेयर्स हैं, सारे इक्विटी शेयर्स है, तो मैं इसको जीरो मानता हूं, ठीक है ना। ये माइनस करने से आ जाता है पफेश। पफेश, पफेश का मतलब क्या होता है भैया? भैया पफेश का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बोलिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां पे पफेश सेम ही रहेगा, पफेश सेम ही रहेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इतना प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इतना प्रॉफिट है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं? इस केस में 4 लाख, इस केस में 6 लाख। टोटल प्रॉफिट अवेलेबल इज इतना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इतना, तो ईपीएस क्या होगा? ईपीएस क्या होगा? ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ईपीएस इज इक्वल टू पफेश, ईपीएस इज इक्वल टू पफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2790 डिवाइडेड बाय 4 लाख अगर आप करते हैं तो आपका ईपीएस आएगा 6.97, 6.975। ओके, और वहीं आप 30,60,000 इसको आप डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे तो आपका पफेश ईपीएस आएगा 5.1, 5.1। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, एक शेयर पे 6.971 का कमाई हो रहा है, वेयर एज इन केस टू एक शेयर पे 5 रुपया 10 पैसा का कमाई हो रहा है, एक शेयर पे, एक शेयर पे। देखिएगा, केस 1 में ईपीएस ज्यादा आ रहा है, केस 1 में ईपीएस ज्यादा आ रहा है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, दूसरों के कैश पे ऐश, दूसरों के कैश पे ऐश। देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। थोड़ा गौर से देखिएगा, दूसरों के कैश पे ऐश।
दूसरों के कैश पे ऐश। मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराया, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है। ये दूसरों के कैश पे ऐश करना इतना आसान नहीं है। दूसरों के कैश पे ऐश, देखे तो सही, मजा तो बहुत आ रहा है, मजा तो बहुत आ रहा है कि भाई मैंने तो मात्र 40 लाख लगाया, उसने 60 लगाया, मैं बेसिक कमा रहा हूं, और तूने तूने 60 लगाया, बाजार वाले ने 40 लगाया, तू मेरे से कम कमा रहा है, बेवकूफ है तू, बेवकूफ है तू। मजा तो बहुत आ रहा है। ये मजा लेने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग नॉलेज बिल्डिंग के सेकंड फेज में करें। आज हम लोग यहीं पर ही विराम लेंगे। मैंने कहा था कि जब मैं थक जाऊंगा तो मैं पॉज ले लूंगा। मैं अब यहां पर विराम लेना चाहूंगा। ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आपका फाइनेंसिंग का नॉलेज बिल्डिंग क्लास अभी भी खत्म नहीं हुआ है, फाइनेंसिंग का नॉलेज बिल्डिंग क्लास अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चलने वाला है, वो अभी भी चलने वाला है। बस बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि भाई साहब, दूसरों के कैश पे ऐश करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशंस जानने के लिए, और इसे हम फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं, वो फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए आपको नॉलेज बिल्डिंग क्लास 2 देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको नॉलेज बिल्डिंग क्लास 2 देखना पड़ेगा, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.